तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस वीडियो के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिसे कि आपके एग्जामिनेशन में एक से अधिक बार पूछा जा चुका है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आंसर को लिखना चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो जो हमारे ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करने के लिए कर रहा है, तो ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम स्तर पर बनाई जाती है। आप ये भी जान लो कि 1957 में भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर जो ये सब पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी। और इस समिति का सुझाव था कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला परिषद का और प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियों का और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थापना होना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी और ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कर रहा है। और फ्रेंड्स, आंसर कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जितना यहाँ पे आंसर्स को लिखा है उससे ज्यादा, उससे कहीं अधिक मैं आपको अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप अच्छे से केवल मेरी बातों को सुनिएगा, कंसेप्ट के साथ सुनिएगा, क्योंकि जितना मैंने यहाँ पे लिखा है उससे ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करना है। तो ग्राम पंचायतें जो होती है वो कई प्रकार की कार्य करती हैं और इन कार्यों को निम्नलिखित भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला जो हमारा जो आता है, पहला नहीं कर सकते, मतलब इसको आप अपने आप बनाकर भी लिख सकते हो, जो भी आपको लगे। मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। प्रशासनिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्य, पंचायत को अपने ग्राम में कई प्रकार के प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। प्रशासनिक कहने का मतलब क्या हुआ? प्रशासनिक कहने का मतलब हुआ जैसे गांव में शांति व्यवस्था को बनाए रखना पंचायत का क्या है, उत्तरदायित्व है। पंचायत अपने क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने और अपराधों की रोकथाम करने के लिए पुलिस की सहायता करती है। तो ये सब आपके प्रशासनिक कार्य में आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आपके आते हैं। ये सब कार्य किसका है? तो ग्राम पंचायत का कार्य है। सार्वजनिक कल्याण के कार्य। सार्वजनिक कल्याण कहने का मतलब हो गया फंक्शंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, यानी पंचायत बहुत से ऐसे कार्य भी करती है जिनसे जनता की भलाई होती है। जैसे अपने क्षेत्र की सफाई का प्रबंध करना पंचायत का जिम्मेदारी है, पंचायत का उत्तरदायित्व है। पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य का अच्छा बनाने का प्रयत्न करना, जितने भी लोग हमारे पंचायत में बिलोंग करते हैं उनके स्वास्थ्य की देखरेख करना। अस्पताल खुलवाना, दवाखाना मतलब उनको मुहैया करवाना। ये सब जो हो गया वहां के लोगों को एक तरह से सार्वजनिक कल्याण के लिए भी पंचायत का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है विकास संबंधी कार्य। समझिएगा, अच्छे से लिखिएगा। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाएं लागू करती है। पंचायतें अपने क्षेत्र में बहुमुखी विकास के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाती है तथा उन्हें लागू करती है। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को बढ़िया बीज तथा खाद बांटने का प्रबंध करती है। तो ये सब पंचायतें क्या करती है? देख रेख करती है। हालांकि देखिए, ये सब जो बनाया गया हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक मतलब छोटा कस्बा हो गया तो वहां अच्छे से देखभाल कर सकें और प्राकृतिक विपदा में भी सहायता का कार्य करने का कार्य करती है ये हमारी पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है। और सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। तो 5 मार्क्स में अगर पूछे तो इतना लंबा लिख सकते हैं, और अगर आपको 2 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा तो डायरेक्ट पॉइंट्स को केवल मेंशन कीजिए। क ख ग जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे पिंक कलर से लिखे हैं इन सभी को मेंशन कीजिए। और बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अच्छे से समझिए, कंसेप्ट के साथ समझिए। सेकंड क्वेश्चन है भाषा नीति क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग चांस मत लीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा। ये सब बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ने लायक नहीं है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को छोड़ देते हो तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मिस कर रहे हैं। इसका आंसर तो आपके मतलब वर्ड में ही छुपा हुआ है, भाषा नीति। तो भाषा, एक राष्ट्र होता है, एक देश होता है, एक देश जो होता है अपने भाषा के मतलब जो उसके यहाँ का भाषा होता है उसके अनुसार भी उसकी एक स्वरूप होती है, अपनी जो रूप होती है अपने राष्ट्र का। जैसे हम लोग जानते हैं, इंडिया है तो हिंदी, इंग्लैंड है तो इंग्लिश,
ऐसे इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो भाषा जो होता है अपने राष्ट्र के लिए भी एक अहम भूमिका अदा करता है। तो भाषा नीति क्या है? भाषा नीति यह है कि सरकार या तो आधिकारिक तौर पर कानून अदालत के निर्णयों या नीति के माध्यम से भाषाओं का उपयोग कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक भाषा कौशल विकसित करना या भाषाओं का उपयोग और रख रखाव करने के लिए व्यक्तियों या समूहों के अधिकार स्थापित करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो किसी भी राष्ट्र की एक परिचय जो होती है उसकी भाषा होती है। भाषा नीति के माध्यम से किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का अपना एक स्वरूप मिलता है, परिचय मिलता है। और जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज लोग हमारे भारत में शासन करके गए, तो उन्होंने जब वो लोग शासन करते थे यहाँ पर, तो हम लोग को ऐसी ही शिक्षा देते थे। पहले के जमाने के आप देखिएगा, जो पहले के जमाने के जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती थी। क्यों? क्योंकि ये भाषा नीति यही कहती है कि जिस भाषा से हमें काम चले उस भाषा को सीखना। तो अंग्रेज लोग भी क्या करते थे कि उसी भाषा का यहाँ पर पढ़ाई करवाते थे, उसी शिक्षा को यहाँ पर उसी भाषा के भाषा नीति के तहत शिक्षा को देते थे, जिससे उनके शासन काम आसानी से चल सके और सर्वसाधारण शिक्षा नहीं देते थे। समझ में आया आप लोग को? तो हमारे यहाँ अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी का जो हुआ बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहा, लेकिन भारतीय समाज में हिंदी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। आज भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदी को लोगों ने छोड़ा नहीं, हमारे भारत के लोगों ने हिंदी को छोड़ा नहीं। ऐसे तो हमारे देश में 114 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। लोग 114 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इसमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर जो होता है, आदर सम्मान भी एक तरह से साफ-साफ झलकता है। तो इस तरह से टर्म्स को याद रखिए। भाषा नीति क्या होती है? तो भाषा नीति वो होती है, जैसे हमारा देश है, तो हमारे देश में 114 भाषाएं से अधिक भाषाएं बोली जाती है, ठीक है? मुख्यतः जो होती है 22 भाषा को मान्यता प्रदान है और 114 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये क्या है? हमारे देश की एक भाषाई विरासत है। तो भाषाई विरासत कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश को समृद्ध बना रहा है। भाषा भी हमारे देश को एक समृद्ध बना रहा है, समृद्ध रूप में हम लोग को दिखा रहा है, मदद कर रहा है हमारी। और वैसे तो वास्तव में हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। तो प्रमुख भाषाओं में राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है और भारत संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं को समाहित किया गया है। जैसे आपके हो गए हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, बांग्ला हो गया, तेलुगु, कन्नड़ आदि। यही भाषा नीति है और इसे अपनाकर राष्ट्रीय एकता का सबल बनाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सभी टर्म्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य हैं? अब देखिए भैया, लोकसभा में विपक्ष के नेता ही नहीं रहेंगे तो हम लोग जो मन जो न करेंगे। जो सत्ताधारी दल होगा, सत्ताधारी दल वो तो जो मन वो करेगा। जैसे हमारे यहाँ भी बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के बेटे जो हैं उनका जो चल रहा है। तो एंटी एक होता है, एक पार्टी, एक एंटी पार्टी। तो एंटी पार्टी अगर नहीं रहेगा, विपक्षी दल नहीं रहेगा, विपक्षी नेता नहीं रहेगा, तो जो सत्ताधारी जो दल है वो अपने मन से किसी भी कार्य को कर सकता है। यानी कि इनका होना हमारे जो लोकसभा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हम लोगों के लिए। इनका भी एक समझिए कि उत्तरदायित्व बनता है विपक्षी दल का कि कैसे सत्ताधारी दल को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया जाए। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं उनका जो कार्य होता है अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि उन्हें आलोचना करनी पड़ती है, गलती इंगित करनी पड़ती है और ऐसे वैकल्पिक नीतियों को प्रस्तुत करना पड़ता है जिन्हें लागू करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, यानी सत्ताधारी पार्टी उसे लागू नहीं कर सकता है। इस प्रकार उन्हें संसद और देश के प्रति एक विशेष सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होती है। तो यहाँ पर आप लोग लोकसभा में विपक्ष के नेता के कार्य के तौर पे ये भी लिख सकते हो, या लोकसभा में विपक्षी दल के नेता का कार्य सत्ताधारी दल के कार्यों की आलोचना करना है। इसके नियंत्रण के अन्य साधनों में प्रयोग से सत्तारूढ़ दल सजग रहता है। सिद्धांततः लोकतंत्र में विपक्षी दल होना जरूरी होता है। देखिए यही सिद्धांत कहता है, यही इसका प्रिंसिपल है। लोकतंत्र में जो है, डेमोक्रेसी में जो है, वो यहाँ पर विपक्षी दल का होना बहुत ही जरूरी है। लोकसभा में विपक्षी दल के कारण सत्तारूढ़ दल यह सोचने के लिए बाध्य होते हैं, मजबूर होते हैं, विवश होते हैं कि उसके द्वारा कोई गलत कदम ना उठे, ताकि विपक्षी दल उस कार्य को लाभ उठाकर जनता को अपने पक्ष में कर ले। लोकसभा में विपक्ष के नेता के कार्य यही होता है। जैसे लोकसभा में विपक्ष के नेता का कार्य जो होता है, जैसे लोकतंत्र की रक्षा करना। बिल्कुल विपक्ष के नेता का भी एक अहम भूमिका होती है भैया। विपक्ष के नेता भी होते हैं जो
वो अपनी एक अहम भूमिका अदा करते हैं लोकतंत्र की रक्षा करने में। सरकार के विरुद्ध गलत निर्णय पर आंदोलन करना, करते भी हैं आप लोग देखे हो, आए दिन जो होते हैं वो धरने होते रहते हैं, आए दिन अनशन होता रहता है। जनता की शिकायत को सरकार के सामने मजबूती से पेश करना, करता भी है। जैसे कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, हमारे यहाँ का डॉक्टरों की कमी हो गई, मतलब हर एक टॉपिक को वो लोग क्या करते हैं, सरकार के सामने पेश करते रहते हैं। तो यही होता है विपक्षी दल के नेता का कार्य होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, शिक्षा विषय संविधान किस सूची में आता है? और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। शिक्षा विषय संविधान की शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है? तो शिक्षा को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। याद करने वाला क्वेश्चन है तो याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए हाईलाइट में कर दे रहा हूँ। राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं? तो राजनीतिक दल कैसे भागीदारी करते हैं? राजनीतिक दल सत्ता स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों का गठन ही चुनाव लड़ने, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति करने के उद्देश्य से किया जाता है। अब राजनीतिक दल क्यों बनेगा? चुनाव लड़ने के लिए, सिंपल सी बात है, चुनाव लड़ने के लिए। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए कड़ी स्पर्धा करते हैं, हाथ पैर भी जनता का जोड़ते हैं, तो कहीं गठबंधन या समझौता की राजनीति का सहारा लेते हैं। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना उनके मूल्य सिद्धांत होता है। यानी कि भैया जब आप राजनीतिक दल में अगर घुस गए हो, राजनीतिक दल में शामिल हो चुके हो, तो आपका मेन जो उद्देश्य है कि हमें क्या है, राजनीतिक सत्ता हमको प्रदान कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। तो हालांकि राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं, तो अपनी एक भूमिका निभाते हैं, गठन करते हैं, अपने दल का गठन करते हैं, उससे चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के लिए उनका उद्देश्य यही होता है कि हम लोग क्या करें, तो वहां पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, दल बदल का अर्थ क्या है? यानी दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल क्या है? जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है या अपनी अलग पार्टी बना लेता है, तो उसके ऐसे काम से कोई सरकार बनती या गिर जाती है, तो उसे राजनीतिक दल बदल कृतज्ञ समझा जाता है। यानी दल बदल का अर्थ होता है कि जब कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी को, जैसे एक पार्टी में है और अपनी पार्टी को छोड़कर अन्य दल में शामिल हो जाता है, अन्य दल में चला जाता है, तो अपनी अलग पार्टी क्या होता है, बना लेता है, तथा उसके ऐसे काम से कोई सरकार बनती है या गिर जाती है। हालांकि बनेगा ही या गिरेगा ही, तो दो ही ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, या तो सरकार बन जाए या तो सरकार गिर जाए, तो उसे राजनीतिक दल बदल का कृत्य समझा जाता है। दल बदल का अर्थ यही होता है। तो आप लोग इसे काफी अच्छे तरीके से याद रखोगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, 2010 में, 2015 में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। हालांकि आपको एक बात और भी याद रखने होंगे कि 1985 में जो संविधान सभा का 52वां यानी 52वां, कितना, 51, 52, तो 52 जब संशोधन हुआ था, तो उसमें लाया गया कि दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया था, याद रखिएगा, जो कि नाकामयाब साबित हो गया था। और पुनः 1991 में संविधान संशोधन द्वारा एक नया कानून लाया गया, जिसके अनुसार कोई सदस्य अगर दल बदल करता है, यानी अपने दल का बदल करता है, तो वह सदन की सदस्यता खो देगा और किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य होगा। अध्यक्ष का ये फैसला इस मामले का अंतिम माना जाएगा। तो यही दल बदल के लिए कोशिश तो किया गया, बट नाकाम रहा। अभी हमारे यहाँ भी बहुत से जो पार्टी है, वो अपना जो विधायक है या जो सांसद है, अपनी जो होती है दल को बदल लेते हैं, समय आते ही बदल लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, तथा उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो प्रदूषण जो मेनली जो होते हैं आपके अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि। तो अनेक प्रकार के प्रदूषण है, बहुत सा चर्चा आप कितना का कीजिएगा। वायु प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं? पदार्थों का खराब होना, बहुत मतलब अजीबोगरीब है प्रदूषण।
तो प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं, आप इतना लिख दीजिएगा, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो भैया ये सब तो थी बात आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो सभी क्वेश्चन जो होंगे आपके एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। हम लोग जितना बन सकेगा उतना क्वेश्चन हम लोग 15 जनवरी तक करेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से कराई जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो, और कहीं पर भी वीडियो अगर समझ में नहीं हो तो नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले वीडियो में कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।